हेलो। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, चले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ भी आपको। हाँ जी, चेक करें, स्क्रीन नज़र आ रही है जी। हेलो, चेक कीजिएगा, स्क्रीन नज़र आ रही है। जी सर, आ रही सर। हाँ जी। आप लोगों का 149 सेक्शन पूरा हो गया था जी, या मैं इधर से ही स्टार्ट करूं? हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही जी? जी आ रही है। चले, ठीक है फिर। तो ये सबसे पहले जी इम्पोर्टेंट आपके जो एप्लीकेशन है सेक्शंस के, जो प्रैक्टिकल में बाकी भी हैं लेकिन ये भी साथ आपने यूज़ करने हैं। पहला जी 149 है, सैलरी की पेमेंट है, उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स की प्रोविजंस हैं। फिर 153 है, फिर 155 है, गुड्स सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सेक्शन 153 में है। और रेंटल आपके जो रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है वो 155 के अंदर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अब पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स कौन है जी? कौन टैक्स काटेगा इसमें? आगे लिखा हुआ है वाइट कलर में, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी, नंबर 1। किसका टैक्स काटेगा? फ्रॉम होम टैक्स टू बी डिडक्टेड एम्प्लॉई का होगा। रेलिवेंट सेक्शन जो है वो नेक्स्ट पेज पे है। ये लिखा हुआ है जी, पहला, एवरी पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है वो फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक जो स्पेसिफाइड डिवीजन 1 है उसके मुताबिक एस्टिमेटेड सैलरी के ऊपर वो टैक्स काट के, और जो उसकी अगर कोई और टैक्स कटा हुआ है जिसकी एडजस्टमेंट अलाउड है और 61 एंड 63 का टैक्स क्रेडिट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, जहाँ एप्लीकेबल होगा। और फिर उसको एक साल में अगर कोई कम या ज़्यादा है टैक्स तो उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद
वो पैसा जो है बंदे को रिलीज कर दिया जाएगा। टैक्स जो भी तो हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर होएगा, अगर अगर कम है तो मतलब एक साल में अगर कम काटा है तो फिर आप रिमेनिंग पीरियड में जो उसी साल का होगा ज़्यादा काट लें, ज़्यादा काटा है तो कम कर लें, और अगर पूरा चल रहा है तो फिर यानी पूरे का पूरा एक्चुअल जो टैक्स है वो आपने काट के उसको देना है। यानी ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर आप कम ज़्यादा की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर साल गुजर गया तो फिर आप कम वाला तो जमा करा सकेंगे, ज़्यादा वाला जो होगा वो फिर आप वो एम्प्लॉई क्लेम करेगा, वो एम्प्लॉयर नहीं कर सकता। नहीं काटेंगे तो जाहिर बात है वो फिर आप काट लें उसका टैक्स। पहले मुझे मुकम्मल कर लेने दें, फिर इसके बाद सवाल कर लीजिएगा आप। तो 4 मेन सेक्शन है, सब सेक्शन है इसके, ठीक है। दूसरा क्या कहता है जी, कैसे कैलकुलेट करना है कि जो आपका टैक्स बनेगा साल का उसको ऊपर रखें और इनकम पे डिवाइड कर दें तो एक परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। इसको बेसिकली फार्मूला कहते हैं कि वो जो 149 सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। नंबर 3, अगर आप किसी डायरेक्टर को मीटिंग फ़ी या डायरेक्टरशिप फ़ी बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने की पेमेंट करेंगे तो उसके ऊपर 20% टैक्स है, वो आगे दिया हुआ साथ आपको नज़र आ रहा है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ और बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये भी सैलरी का हिस्सा ही है। अगर एक आप अपने डायरेक्टर को तनख्वाह भी दे रहे हैं और मीटिंग फ़ी अटेंड करने के पैसे भी दे रहे हैं तो डायरेक्टर फ़ी के ऊपर फिक्स हो जाएगा 20% जो आप काटेंगे एज ए विद होल्डिंग एजेंट, और जो सैलरी पे होगा वो अलग से स्लैब रेट अगर एप्लीकेबल हुए तो काट के उसकी टैक्सेबल सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट करके आप काट लेंगे। फिर इसका क्रेडिट आपको बाद में मिल जाएगा जितना टैक्स कटेगा। लेकिन एम्प्लॉई के लिए जो डायरेक्टर है वो उसके लिए ये नॉर्मल टैक्स ही होगा, यानी वो अपनी डायरेक्टरशिप फी और सैलरी इनकम को जमा करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा और जो कटा होगा वो माइनस हो जाएगा। और चौथे नंबर पे है जी जो टैक्स ये कटेगा 3 में, ये जो ऊपर कटा है आपका, तो ये आपका एडजस्टेबल होगा, इसको फाइनल या फिक्स मत समझ लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टैक्स अंडर सेक्शन 149 इज नॉट टू बी डिडक्टेड। अगर सैलरी की पेमेंट नहीं हुई या बिलो टैक्सेबल लिमिट है या आफ्टर एग्जम्पशन और क्रेडिट्स के कोई टैक्स पेबल ना निकला तो फिर आपको टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जनाब, ये फिलहाल मैंने आपको सैलरी के ऊपर कुछ 149 के मुतालिक बताया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, क्यों जी फैजान साहब, कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, आगे चले। अच्छा चले। मैं और भी देख लेता हूँ किसी और का अगर कोई क्वेश्चन हो। वालेकुम सलाम साजिद अमीर साहब, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिएगा। आकिब मनान चेक करना, आपको आवाज आ रही है? आकिब आपको आवाज आ रही है? अच्छा चले, वो लगता है उन्होंने नेटवर्क का कोई इशू ना चले। अच्छा जी आगे चलते हैं।
एम हनीफ साहब, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, सो ये पहला एरिया था जी जिस पे हमने बात करनी थी सैलरी के बारे में, कि कौन काटेगा, कब काटेगा टैक्स विद होल्डिंग जो होगा, और कब वो नहीं काटेगा, और किस केस में स्टैंडर्ड रेट से डिफरेंट टैक्स कटेगा। 3 बातें की हमने, और ओबियसली फिर इसके जमा कराने की भी बात करनी है कि ये टैक्स जो है फिर जमा कब होगा। अब आपने जिस वीक में काटना है उसके नेक्स्ट वीकेंड तक आपको ये टैक्स जो है वो जमा कराना है। यानी फर्ज करें अगर आज हम अज्यूम कर लेते हैं आज आप टैक्स काटते हैं, आज संडे है, रात 12 बजे से पहले, तो नेक्स्ट वीकेंड तक रात 12 बजे तक आपको वो टैक्स काट के जमा कराना है। यानी कम से कम आपको 7 डेज और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 14 डेज मिलेंगे। हाँ जी, इधर आप सब चेक कर लीजिएगा, आवाज़ आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चले, अभी वही विद होल्डिंग वाला हम कर रहे थे, सैलरी के ऊपर बात हमने की कि सैलरी के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने शेयर किए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है विद होल्डिंग टैक्सेस जो है ना। तो 2 तरह के टैक्सेस हैं, एक वो टैक्सेस जो आपने अपने जमा कराने होते हैं, और एक वो टैक्सेस हैं जो आपने एज ए विद होल्डिंग एजेंट जहाँ एप्लीकेबल है तो वो आपने जमा कराना होता है। तो विद होल्डिंग में से एक 149 जो सैलरी वाला है उस पर हमने जो है वो बात जो है वो शुरू की हुई है कि इसमें जो टैक्स होगा वो कौन कब और कैसे और कब नहीं जो है वो जमा कराएगा। फिर इसकी जो आपको जो क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट है वो भी जमा करानी है, ठीक है। जिस क्वार्टर की होगी उसके नेक्स्ट 15th तक आपको इसको भी जो है वो जमा कराना पड़ेगा। 1 मिनट जी। अच्छा जी, मैं आगे चलता हूं। अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं 149 से रिलेटेड सैलरी। अब इसमें एक दो चीज़ें और मैं ऐड करता चलूँ। इसमें चाहे लेबर है, एडमिन है, फाइनेंस के हैं, कॉस्ट ऑफ सेल है, कोई भी है, सेलिंग के हैं, जो भी एम्प्लॉइज़ होंगे, चाहे वो फिक्स्ड पे हैं, वेरिएबल पे हैं, अगर वो एम्प्लॉइज़ की डेफिनेशन में है, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जो भी इसके अंदर शामिल होगा एज ए एम्प्लॉई के तौर पे, अब चाहे आप अपने एम्प्लॉई को फ़ी दें, कमीशन दें, ठीक है, एज ए एम्प्लॉई के तौर पे बोनस है, इंसेंटिव है, तो वो सारा कुछ शामिल करके जो एग्जेम्प्ट पोर्शन है उसको माइनस करके, तो उसके बाद अगर कोई ओबियसली टैक्स क्रेडिट अगर है तो वो आपने जो है वो देना है, और जो बाकी फिर ओबियसली पहले टैक्स निकालेंगे और फिर टैक्स क्रेडिट आएगा। तो पहले तो इनकम कैलकुलेट करेंगे आप कितनी उसकी टैक्सेबल है, फिर उस पर टैक्स कितना बनता है, फिर कितना उसका ऑलरेडी कटा हुआ है या किसका टैक्स क्रेडिट उसको देना है, वो दे के तो बाकी की अमाउंट जो फिर आपकी बचेगी वो फिर आप काट लेंगे। अगर कोई टैक्स क्रेडिट नहीं है तो फिर सारे का सारा कटेगा। अगर वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो फिर आपको टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेमेंट नहीं हुई तब भी टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि आपको वो चीज़ जो है ना उस पर जब आप पेमेंट करने लगे या जब भी सैलरी का क्वेश्चन हो तो आप उसको रिजॉल्व कर सकें। अब सैलरी में चाहे आप करंट ईयर की पेमेंट करें, नेक्स्ट ईयर की करें या प्रीसीडिंग ईयर की करें, आपको पेमेंट बेस पे जो टैक्स है वो काटना पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट ही नहीं की, एक बंदा चला गया है या आपने अमाउंट किसी वजह से रिटेन कर ली है या डिस्प्यूट हो गया है या किसी भी वजह से आप उसको पेमेंट जो है आप नहीं कर रहे, तो उस सूरत में फिर टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह जो रेसिपिएंट होगा वो भी रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स पे करेगा, दोनों तरफ बराबर है। पेयर भी पेमेंट बेस पे करेगा और रेसिपिएंट भी रिसीव्ड बेसिस पे करेगा। जो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर उसकी इनकम बनती होगी उसकी बात हो रही है। जी जनाब, अभी कुछ क्वेश्चन मैंने एरियाज को तरह टच किया है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सैलरी के विद होल्डिंग और थोड़ा सा रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियर हो सके।
तो अभी तक अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो सैलरी से रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो जी जनाब, मैं आप पे अभी छोड़ देता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर लें। एनी क्वेश्चन? जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। वैसे तो आई एम थैंकफुल, आपने पहले भी क्लियर कर दिया था मुझे। सैलरी के अलावा मसलन अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसकी एक और इनकम है, मसलन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, उस पर काइंडली थोड़ा सा क्लियर कर दें तो ज़रा आई नहीं, आप मुझे इनकम बताएं ना कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मसलन ये है कि प्रॉफिट ऑन डेट है, सैलरीड इंडिविजुअल है, उसने कहीं पे ये फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है, प्रॉफिट ऑन डेट है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, उसको काइंडली जरा एक दफा आप एलैबोरेट करें। देखें, इसमें ना 2-3 पॉइंट्स आपको जेहन में रखने पड़ेंगे। जी बॉस। नंबर 1 कि पहले तो आपको टाइप ऑफ रिटर्न कौन सी फाइल करनी है। अगर तो सैलरी में प्रॉफिट ऑन डेट और डिविडेंड वाला कवर्ड है तो सैलरी वाली फाइल करेंगे आप, ठीक है। और अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी या बिजनेस इनकम या दूसरी कोई आ गई तो जो एप्लीकेबल रिटर्न होगी आप वो वाली फाइल करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब कैलकुलेशन की तरफ आप जाएंगे तो अब चूंकि दोनों का ब्लॉक आपने खुद ही अभी कह दिया कि सेपरेट ब्लॉक है या फाइनल है या फिक्स्ड है, तो फिर ऑब्वियसली फिर उसका रेट सेपरेट हो गया ना। फर्ज करें एक बंदा 12 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, उसके ऊपर स्लैब रेट जो है 5% उसको लग रहा है, जो उसने 6 लाख से ऊपर वाली सैलरी उस पर देना है, तो ये 30,000 ही हो गया। अब आपने उसको फर्ज करें उसको जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो भी रिसीव हुआ है 10 लाख रुपए, जिस पे 15% कटा हुआ है, तो वो उसका 15% अलग हो गया। और जो 12 लाख के ऊपर सैलरी इनकम पे 5% जो 6 लाख के ऊपर बना वो 30,000 अलग हो गया, 30,000 एक हो गया। और 10 लाख पे जो 15% है आपका वो 1,50,000 बनता है, तो उधर से आपका आ गया 30,000 और इधर से आ गया आपका 1.5 लाख रुपए, तो 1,80,000 आपका टैक्स बना। और इस इतना ही या इससे ज़्यादा अगर कटा हुआ है तो या जितना भी कटा हुआ है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, जिसमें 15% भी कटा होगा, सैलरी पे भी कटा होगा। फिर वो आप कंपेयर करेंगे कि जी मेरी लायबिलिटी इतनी बनी, मेरा कटा हुआ कितना है। अगर बराबर हो गया तो आपका रिफंड पेएबल 0 हो गया, और अगर आपका ज़्यादा कटा हुआ तो रिफंड मांगेंगे, अदरवाइज को कटा होगा तो या कम कटा होगा तो फिर बैलेंस आपको विद द रिटर्न जो होगा वो जमा कराना पड़ेगा। या अगर रिटर्न आपको एडजस्टमेंट की परमिशन दे दे कि उसमें पिछला को एडजस्ट हो जाता है। तो ये फिलहाल आपके उस सवाल का जवाब है। लेकिन अगर आपकी इनकम वो हो जिसने आपकी इनकम में एनटीआर में जाके जमा होना है, मसलन आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी इनकम आपकी आ रही है, तो वो फिर आपकी डिडक्शन माइनस करके वो आपकी सैलरी में जमा किया जाएगा, फिर उस पर नॉर्मल टैक्स जो है वो लग जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनकम ने ऐड होना है या सेपरेट ब्लॉक में जाके इसके ऊपर टैक्स लगना है। मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई और सवाल हो तो या इससे कनेक्टेड कोई और चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, किसी और का अगर कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। अच्छा चले आगे चलते हैं जी। सैलरी के बाद है जी आगे आप देखते हैं जो दूसरा मेन पेमेंट फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें फिर उसी तरह कौन पर्सन है लायबल टू डिडक्ट टैक्स हैं, ये लिस्ट है पूरी जी। इनमें किसी एक में भी आप फॉल कर गए या एक से ज़्यादा में कर गए तो आप विद होल्डिंग एजेंट बन जाएंगे। मैं इस पर आता हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ। किसका काटना है? रेजिडेंट पर्सन का है 153(1) के अंदर। अब गुड्स के ऊपर जो रेट्स हैं डिफरेंट है। 1.5 है राइस, कॉटन सीड और एडिबल ऑयल के ऊपर। टू 2% है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इन केस ऑफ ए कंपनी। 2.5% है इन केस ऑफ सप्लाईज मेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर, वही फास्ट मूविंग कंज्यूमर लेकिन इन अदर केसेस कंपनी के अलावा। सेल ऑफ एनी अदर गुड्स बाय फाइलर कंपनी 5% पे है और नॉन फाइलर के लिए 10 हो जाएगा। सेल ऑफ एनी अदर गुड्स के लिए 5.5 है
और डबल उसका 11 हो जाएगा। सर्विसेज में जी ट्रांसपोर्ट एंड अदर स्पेसिफाइड सर्विसेज है, फर्स्ट शेड्यूल में वो गिवन है, जिसमें आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज है, आप अगर आईटी से रिलेटेड लोकल सर्विसेज देंगे, फिर उसके अलावा और भी उसके अंदर कोरियर सर्विसेज है, तो ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, उसका 4% है 1 जुलाई 2023 से। 9% है जी अगर आप फाइलर कंपनी सर्विसेज देंगे, और डबल इसका 18 हो जाएगा। 11% है अदर देन जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, क्योंकि कंपनी के लिए आपको पता है उन्होंने रिड्यूस रखा हुआ है, अदर देन कंपनी जो होगा वो 11 और 22 हो जाएगा डबल। 1.5% है जी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है, और इसके अलावा वाले ऊपर वो जो ऊपर मैंने आपको सर्विसेज बताई हैं ट्रांसपोर्ट वाली, उसके अंदर वो कवर्ड हो जाते हैं, वो 4% पे है सर्विसेज। तो इस तरह सर्विसेज वाला है। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स है, स्पोर्ट्स के लिए 10% है, कंपनी के लिए 7.5%, और अदर देन कंपनी 8% है। अच्छा, फिर इसके अंदर पेमेंट्स फॉर गुड सर्विसेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो रेट है सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 का, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिगरेट्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने 1% रखा हुआ है। फिर उसके भी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डीलर ऑफ सब डीलर होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ स्पेसिफाइड आइटम्स एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए इन्होंने 0.25% रखा हुआ है। उसकी प्री कंडीशन को मेट करनी है तब ये रेट मिलेगा। इसी तरह जो 1.5% है वो आपका वैसे पीरियड अब इसका ख़त्म हो गया हुआ है ग्रॉस अमाउंट का, 1.5 जो 23 CA था। ऑयल टैंकर सर्विसेज के लिए 2% है, ये आपका चूँकि क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 का। और 1% है जी गोल्ड एंड सिल्वर के आर्टिकल्स की पेमेंट के लिए जो टैक्स है जो काटा जाएगा। अब ऑन किस अमाउंट पे होगा? ग्रॉस अमाउंट होएगी इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, चाहे गुड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट तीनों कोई भी नंबर 1। लेकिन उसके अंदर से जो अगर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हो पार्टी के पास, या कमर्शियल इंपोर्टर हो, या रिफंड ऑफ एनी सिक्योरिटी हो, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाइड किया हो फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट ने, और सेल ऑफ गुड्स है, परचेज ऑफ एन एसेट अंडर एंड लीज एंड बाय बैक है, उसमें बाय मुदारबा या बैंकिंग कंपनी, और सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिसीवेबल है। एक मिनट लगता है कुछ ज्वाइन करना चाह रहे। फिर व्हेन टू बी टैक्स डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ अमाउंट एक्चुअली पेड, वो पहली बात हो चुकी है। फिर उसके बाद इसकी एग्जम्पशंस हैं डिफरेंट, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि किन किन केसेस में फिर टैक्स जो है वो नहीं काटा जाएगा। जैसे ये 49 का 3 है, फेडरल प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट को अगर पेमेंट करेंगे 75,000 से ऊपर पेमेंट नहीं होगी एक साल में, गुड्स की सर्विसेज की 30,000 रुपये है। फिर ये लिस्ट है काफ़ी लंबी चौड़ी, जहाँ जहाँ टैक्स सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 के जो जहाँ जहाँ ये विद होल्डिंग टैक्स अप्लाई नहीं होता, उसमें ये लंबी चौड़ी एक लिस्ट जो है आपको इसके अंदर मिल जाएगी। उसमें से जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आपका 46 जो क्लॉज है, 45 AA या 46 AA है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। हाँ, ये 46 AA है, जिसमें काफ़ी लिस्ट एक दी हुई है कि किन किन लोगों का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और गैस कंपनीज का है, रेस्टोरेंट्स जो कैश में पेमेंट लेते हैं, फिर ये एग्री प्रोडक्ट और स्पेसिफाइड आइटम्स हैं, इस पर टैक्स भी नहीं काटना। फिर उसके बाद आपने और भी स्पेसिफाइड इसमें लिस्ट बनी हुई है जिन जिन लोगों का टैक्स आपने नहीं काटना। तो ये एक ओवरऑल पूरा एक जो है बना हुआ है, जिसमें कि फिर सर्विसेज भी इससे कनेक्टेड है, चूँकि सर्विसेज में फिर कौन है जो 153(2) की बात हो रही है, एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट हाउस है, रेजिडेंट पर्सन और पी इन पाकिस्तान ऑफ नॉन रेजिडेंट है, रेट उसका 1% है, ठीक है। ग्रॉस अमाउंट पे होगा, स्टिचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, वाशिंग, साइजिंग एंड वेविंग सर्विसेज है, एट द टाइम ऑफ एक्चुअली पेमेंट है, ठीक है। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होगा तो नहीं काटेंगे। तो ये आपके 153 के अंदर जो
डिफरेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रखी, कौन कब कैसे। और ये जो लिस्ट है इसके अंदर काफ़ी लोगों का नाम दिए हुए हैं, कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट है, एओपी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर लॉ है, एनपीओ है, जॉइंट वेंचर है, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हाउस है, एओपी है जिसकी 100 मिलियन से ज़्यादा एनी ऑफ द प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, इंडिविजुअल का भी 100 मिलियन ही है, या अगर आप रजिस्टर्ड एंड सेल टैक्स में 100 मिलियन से ज़्यादा टर्नओवर है आपकी, तो उस सूरत में फिर आप जो है और या आप बिल्डर और डेवलपर हैं तो आप विद होल्डिंग एजेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किसने काटना है, कब काटना है, बाकी क्वेश्चन उधर ही है, वही पेमेंट के वक्त है, फिर जमा भी कराना है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है और अपना ओब्लिगेशन जो है वो डिस्चार्ज करना है। जी, फिर भी आपका कोई इसमें क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। 153 से कनेक्टेड ये सारी चीज़ें थी जो बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का 153 से रिलेटेड? एनी क्वेश्चन? हेलो, आवाज आ रही है जी? जी सर, आवाज आ रही है जी। तो 153 मार्केट में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप लोगों से गुड्स खरीदते हैं, आप उनसे सर्विसेज लेते हैं, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें डिफरेंट तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा, गुड्स वाला गुड्स में, सर्विसेज वाला सर्विसेज। और अगर दोनों भी आपने किए हुए हैं, गुड्स भी ले रहे हैं, सर्विसेज भी ले रहे हैं, तो वो दोनों अलग अलग भी इसके अंदर जो है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स जो है वो काटना पड़ेगा जहाँ एप्लीकेबल होगा। तो 5 चीज़ें लाजमी है, कौन काटेगा, कब काटेगा, कैसे काटेगा, कब नहीं काटेगा, कब जमा कराएगा और कब विद होल्डिंग स्टेटमेंट इसकी फाइल करेगा। ये 5-6 क्वेश्चन आपको लाजमी हर विद होल्डिंग सेक्शन के अंदर जो है वो कवर करने पड़ेंगे जी, और उसको उसके मुताबिक उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो 3 बेसिक क्वेश्चंस के बगैर तो आप आगे नहीं जा सकते कि कौन काटेगा, क्या वो विद होल्डिंग एजेंट है, फिर क्या वो टैक्सेबल अमाउंट है जिस पे टैक्स आप बना रहे हैं, और फिर कितना काटना है। ये 3 तो बड़े इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन हैं, ये हर सेक्शन में ज़रूरी है जी। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम। सर, जो क्रेडिट परचेज होती है उन पे भी ये विद होल्डिंग उसी टाइम करनी होती है जब पेमेंट कर रहे हो? नहीं, जब आपने परचेज कर दिया? नहीं, देखें, अगर तो आपने परचेज किया लेकिन पेमेंट नहीं की, देखें विद होल्डिंग सेक्शन जितने भी है ना, स्वाय एक्सपोर्ट के अंदर जब आप 1-2 ऐसे सब सेक्शन हैं, अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही जो प्रीमिसेस आप पाकिस्तान के क्रॉस करने लगेंगे तो जहां बैंकिंग सेक्टर नहीं है वहां पे इमीडिएटली आपको टैक्सेस की पेमेंट करनी पड़ेगी, अभी पैसे नहीं आए होते। इसी तरह एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जैसी चीज़ें वहां से निकलेंगी उस जोन से, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग अथॉरिटी जो है आपसे टैक्स ले लेगी। अदरवाइज जनरली जितने भी सेक्शन हैं जब उसमें पेमेंट होगी, ठीक है, तो तभी जो टैक्स है वो अप्लाई होगा। अगर पेमेंट नहीं हुई तो फिर आपको टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, और जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो, वरना मैं आगे चलूँगा। हाँ जी, चलें आगे फिर? चले से फिर आगे नेक्स्ट है जी 155 है, ये 153 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। ये आपका 155 के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने एक जगह पे लाके इकट्ठी की, कौन काटेगा, उसी तरह इसके प्रिस्क्राइब्ड पर्सन अलग से उन्होंने 155 में डिफाइन किए हुए हैं। कुछ इससे मिलते जुलते हैं, कुछ डिफरेंट है 153 से। ये लिस्ट है जी पूरी, इसमें बुटीक, ब्यूटी पार्लर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, मैटरनिटी होम, इंडिविजुअल जो हाँ ग्रॉस रेंट जो आप पे करेंगे 15 लाख से ऊपर, ठीक है, एनपीओ, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कंपनी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। किसका काटना जी? रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेट कार्ड आगे दिया हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं। और ग्रॉस अमाउंट जो अमाउंट होगी, इंक्लूडिंग अगर आप फर्नीचर एंड फिक्सर का रेंट भी दे रहे हैं,
या अदर सर्विसेज के पैसे भी दे रहे हैं तो वो भी इसके अंदर ही शामिल है और एक्चुअली पेमेंट के वक्त है। एग्जम्पशन है जी इसमें कुछ फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट को, ये आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क को है, सुकुक कंपनी है पाकिस्तान उसको है, और रेट आपके सामने है, या आप कमिश्नर को एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आप दे दें, ये भी हो सकता है। वो बेशक आप 6 वाला ऊपर ले आए तो ज़्यादा अच्छा है। ले जी, ये आपका आगे रेट कार्ड आ गया जी। ये स्लैब रेट आपके सामने गिवन है। तीन लाख पे 0% है जी, और करते करते मैक्सिमम 20 लाख से ऊपर 25% है। कंपनी को अगर पेमेंट करेंगे आप तो 15% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट रेंट है, और नॉन फाइलर के केस में वो 30% हो जाएगा जी। ये थे जी कुछ। अब इससे कनेक्टेड अगर सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं 155 से रिलेटेड। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? अभी तक तो क्लियर ही है सर। ठीक हो गया। तो अब 3 अभी मैंने आपको सेक्शन बताए हैं। 149 सैलरी की पेमेंट्स, गुड सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, 155 153 और पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ प्रॉपर्टी आपकी 155। ये तीनों विद होल्डिंग सेक्शन थे जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी आपसे बात की। तो क्योंकि ये मोस्टली यूज होते हैं, और भी हैं, कैश विड्रॉल भी है, इसमें बड़ा कुछ है, प्रॉपर्टी की परचेज पे है, प्रॉपर्टी की सेल पे है, फंक्शन एंड गैदरिंग के ऊपर है, काफ़ी जगहों पे जो टैक्स जो हाँ लगा हुआ है वहाँ विद होल्ड करके तो वो टैक्स जो है वो फिर जमा करा। कस्टम में आप देख लें, आपका विद होल्डिंग टैक्स पहले ही इंपोर्ट पे आपका आ जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, जहाँ जहाँ जो लॉ कहता है वहाँ वहाँ आप टैक्स काट के, और इसका क्रेडिट ऑब्वियसली उन लोगों को मिलेगा जिनका टैक्स कटेगा। ये आपका नहीं होगा, ये दूसरे का टैक्स होगा। वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, जैसे एम्प्लॉय करेगा या जो बंदा बिजनेस कर रहा है या रेंट रिसीव कर रहा है, वो अपनी रिटर्न जब फाइल करेगा तो उस वक्त उस अमाउंट का जो क्रेडिट है वो उसको मिल जाएगा। इसका CPR ऑब्वियसली या चेक नंबर या जिसके थ्रू आपने पेमेंट की है इसका, उसका एविडेंस आप दिखा देंगे तो आपको उसका जो क्रेडिट है वो अकॉर्डिंगली मिल जाएगा विद द रिटर्न, जिसका भी टैक्स जो है वो जमा हुआ। अब चाहे वो फाइनल है या फिक्स है या वेरिएबल है, पहले लायबिलिटी बना के तो उसके अगेंस्ट फिर वो माइनस किया जाएगा। सो ये एक प्रोसीजर जो लॉ ने डिफाइन किया हुआ है कि आपको विद होल्डिंग जो है दूसरों की करके, अगर आप, अच्छा अब ये भी सवाल है कि एक बंदा कहता है जी मैं नहीं टैक्स काटता तो क्या होगा, तो इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अगर आप टैक्स नहीं काटेंगे तो ज़ाहिर बात है वो आपको 161 में आपका डिफ़ॉल्ट निकालेंगे, 205 में उस पर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज चार्ज करेंगे, और फिर 182 सेक्शन में पेनल्टी है, और अल्टीमेटली एक बंदा फिर भी नहीं कराता तो प्रोसिक्यूशन भी इसके अलावा जो इन एडिशन टू होगी वो अपनी जगह पे होगी। तो पूरे लीगल एक प्रोसेस जो है उनका वो पीछे चल रहा होता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ इस्टेब्लिश करनी होती है कि जी इसकी तरफ टैक्स बनता है कि नहीं बनता, या इसने काटना था कि नहीं काटना था, और इसका फिर असेसमेंट ऑर्डर आपको जो होता है वो विद होल्डिंग का अलग से दिया जाएगा, और आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स बनता है उसका जो ऑर्डर होगा वो आपको जब भी असेसमेंट होगी, अगर आपकी अमेंडमेंट इन असेसमेंट या ऑडिट में केस आता है तो मिलेगा, वरना रिटर्न ही आपकी डीम टू बी ऑर्डर समझा जाता है। और इसमें टाइम लिमिटेशन उसी तरह 6 साल है जिस तरह आपकी रिटर्न के ऊपर है कि पिछले 6 साल तक का जो डाटा है वो 161 में
आपसे मांग सकते हैं। इसी तरह आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का भी है, ठीक है। अब ये बात होगी, फिर इसके बाद आपके पास राइट ऑफ अपील है। अगर आपको टैक्स लग जाता है तो आप अपील में जा सकते हैं, विद होल्डिंग का हो या दूसरा हो। कमिश्नर अपील के पास पहली अपील है, उसके बाद ट्रिब्यूनल में आपकी सेकंड है, और उसके बाद पॉइंट ऑफ लॉ पे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आगे जा सकते हैं, और उनके ऑर्डर की रिव्यू के लिए आप प्रेसिडेंट के पास भी फिर जा सकते हैं। तो एक और कंप्लेंट करनी हो तो फिर FTO आपके पास होता है, यानी फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन, जिसे आप वफाकी मुतसब कहते हैं। तो वो सूबाई मुतसब अलग है और वफाकी मुतसब आपका अलग है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी विद होल्डिंग से रिलेटेड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो कर लें, वरना फिर मैं आगे कुछ और इसका एरिया फर्दर जो है मैं शुरू करूँ। हाँ जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन है एक 155 में सर जो इंडिविजुअल वर्ड यूज किया है कि वो अगर 15 लाख उसका सालाना वो रेंट पे कर रहा है, तो अगर इंडिविजुअल देखें तो उसमें क्या सैलरी पर्सन भी आ जाएगा? अगर वो नॉन बिजनेस कोई इंडिविजुअल है, अच्छा, तो क्या वो भी उसमें आएगा? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं, अभी दूर करते हैं, ठहरो। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने टैक्स काटना है। अगर आप किसी को 15 लाख से ज्यादा रेंट पे करेंगे एक साल में, ठीक है, लेकिन शर्त ये है, प्री कंडीशन ये है कि बाकी जितने इसके अंदर उन्होंने लिस्ट दी हुई है उसमें आप फॉल ना करते हो, क्योंकि क्लिनिक और हॉस्पिटल में उन्होंने लिमिट कोई नहीं लगाई। आप समझ रहे? जी सर। उस सूरत में 3 लाख से ऊपर जाओगे, क्योंकि आगे जाके स्लैब रेट चेक करोगे तो 3 लाख से ऊपर जाओगे तो टैक्स आता है। ठीक हो गया? जी सर। ये लिमिट है कि किसने टैक्स काटना है। हु इज द विद होल्डिंग एजेंट, पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स। ठीक हो गया? जी सर। इसका 3 लाख से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल हैं और ऊपर किसी भी लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है और आपका रेंट जो है वो 15 लाख से कम है, ठीक है, तो आप तो विद होल्डिंग एजेंट हैं ही नहीं फिर। ठीक हो गया? जी सर, वो मुझे समझ आ गई है। मेरा पॉइंट कुछ और था। मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल और एसोसिएट पर्सन की बात हो रही है ना, इसमें कह रहा है कि 15 लाख आप अगर रेंट पे कर रहे हैं सालाना, इसमें मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें इंडिविजुअल से क्या मतलब लिया जाएगा? क्या वो बिजनेस इंडिविजुअल है या नॉन बिजनेस भी इसमें आ जाएगा? नहीं, इसमें इंडिविजुअल, यहाँ सैलरी या नॉन सैलरी का वर्ड तो यूज नहीं हो रहा ना यार, ये कारोबार की बात। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज तो आपने इस्तेमाल की है ना, उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की ना आपने। नहीं, रेंट का मतलब है यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंस, अगर पर्सनल एक्सपेंस है किसी का तो पर्सनल है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है ना। मसलन आप एक घर ले लेते हैं, जी सर, ठीक है, यूज के लिए हैं, पर्सनल यूज के लिए। इसमें पर्सनल और बिजनेस का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। अच्छा, ठीक है, एक और मैं आपको चीज दिखाता हूँ, सब्र करो जरा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ना जरा। इन दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब पर्सन मींस, अब इधर आ, वो उसमें कहता है इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्संस पेइंग ग्रॉस रेंट ऑफ 15 लाख एंड अबव इन अ ईयर। तो ये अगर आप इसमें कोई पर्सनल या कोई ऐसी चीज तो नहीं जिक्र किया ना उसने, ठीक है? जी सर, ठीक है। नहीं मतलब कि अगर एक सैलरी पर्सन है, उसकी सिर्फ सैलरी इनकम है और वो घर ले लेता है, 3 लाख उसका रेंट है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो उसका होगा 36 लाख एनुअल हो गया। तो क्या वो भी होल्डिंग करेगा? बिल्कुल करेगा जी। आपने देखा नहीं कि उसने क्या दिया कि अगर कोई बंदा हाउस प्रॉपर्टी का रेंट पे करेगा प्रॉपर्टी का और वो 15 लाख से ज्यादा होगा तो वो टैक्स काटेगा। जी सर, यही मैं पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि इसमें कुछ वो कहते हैं ना कि जो अगर वो बिजनेस इंडिविजुअल होगा, बिजनेस एक्सपेंस होगा तो फिर वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा।
नहीं ऐसा तो ये ऐसा तो यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ। ये तो आप मतलब खुद ही निकाली जा रहे हैं, ठीक है। जी सर। अगर इंडिविजुअल और एओपी हैं, अगर उसने रेंट पे कोई चीज ली हुई है, प्रॉपर्टी ली हुई है, इसमें कोई पर्सनल और बिजनेस का जिक्र तो नहीं है ना। देखो दो चीजें, अगर आप बिजनेस में क्लेम करोगे तो जहरी बात है वो आपको बिजनेस एक्सपेंस लो नहीं करेगा या टैक्स मांग लेगा। अब अच्छा पर्सनल में जाओगे खर्चा तो वो डिसलो नहीं कर सकता, टैक्स की रिकवरी आपसे कर लेगा। लेकिन सर इसमें बात है ना, अगर हमने बिजनेस की रिटर्न ही फाइल नहीं की तो हमें 161 भी नहीं आएगा, 44 भी नहीं आएगा। तो जो तुमने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में रेंट क्लेम किया होगा उसका क्या करोगे? उसके ऊपर भी नोटिस कर सकता है, पर्सनल एक्सपेंस अगर मैंने क्लेम किया है रेंट के कॉलम में तो उसके ऊपर भी 161 या 44 का वो कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये कोई यहाँ लिखा तो नहीं हुआ कि बिजनेस का ही होगा तो वो करेगा। जी सर। ठीक है, बाकी चीजें मुझे नजर आता है कि उसमें उसने बिजनेस का जिक्र हो रहा है, कंपनी या बिजनेस कर रही होगी, ठीक है। एनपीओ है, उन्होंने भी, अब देखो ना एनपीओ तो बिजनेस भी नहीं कर रहे होते, वो तो नॉन प्रॉफिट है। अगर ऐसी बात है तो फिर उसको भी बाहर निकालो, समझ आती बात? जी सर। वहां तो उन्होंने लिमिट ही कोई नहीं दी। जी सर ऐसे ही। क्योंकि आपको पता है एनपीओ बनाने के लिए एक बंदा नहीं बना सकता, अब उसकी परमिशन नहीं है। जी सर, इंडिविजुअल तो नहीं बना सकता, कंपनी होगी या इनकम टैक्स लॉ में अदर देन इंडिविजुअल उन्होंने कह दिया ना एनपीओ बनेगी। हाँ जी ऐसे ही। ठीक है, तो अब बात यह है कि लॉ जब कह रहा है तो फिर आपको आप ली तो ये ले सकते हैं जी मैंने बिजनेस एक्सपेंस नहीं क्लेम किया, एक बात है। लेकिन यहाँ पे चूंकि बात हो रही है हाउस प्रॉपर्टी की, यहाँ जो शुरू है देखे ना ये लिखा हुआ है एनी पर्सन हो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसा ही है। जी सर ऐसे ही। इसमें कहीं बिजनेस का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं सर, ये तो आप खुद ही प्रिज्यूम करी जा रहे हैं कि जी ये सिर्फ इसको बिजनेस समझा जाए। जी सर। अगर इंटेंट होती उसकी कि जी ये सिर्फ बिजनेस का है या उन लोगों के लिए जो नॉन सैलरीड है या स्पेसिफाइड है तो वो लिख देता ना। जी सर ऐसे ही। तो ऐसी चूंकि चीज नहीं है तो आप अपनी तरफ से उसमें, आपको पता ना लॉ पे बड़ी स्ट्रिक्ट जजमेंट्स हैं जहां आप जो लिखा गया उसका मतलब वही लेंगे और उसकी इंटेंट और नेचर के मुताबिक होगा। हाँ जी सर ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सर। हाँ, क्योंकि अगर ऐसी इंटेंट होती तो वो उसको जरूर बताता कि भाई इसमें सिर्फ वो वाली है जो बिजनेस वाली है। हेलो जी सर, बता रही है। और एक्सप्लेनेशन भी नीचे देखो, आप दूसरी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो जरा, ये पढ़ो जरा दूसरी। For removal of doubt, it is clarified that the subsection 1 shall apply when a payment is made on account of rent of immovable property irrespective of head of income। जी, अगर रेसिपिएंट चाहे अदर सोर्सेज में है, रेंटल में है, जिसमें भी है, तो इसको उस बंदे को टैक्स काटना जो होगा वो लाजमी होगा। अब वर्ड उसने खुद ही इंडिविजुअल्स कह दिया, इसका मतलब है कि वो सैलरी और नॉन सैलरी सबको कवर कर गया ना। सब इसमें आ जाते हैं। ऊपर मुझे नजर आता है सारे बिजनेस वाले हैं, स्वाय वो जो कंपनी के नीचे नो एनपीओ या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है। अब जो एनपीओ के नीचे डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ ए फॉरेन स्टेट है, अब वो तो पता नहीं बिजनेस तो नहीं करने आया, शायद करने आया भी हो, वो डिप्लोमेटिक मिशन पे आया बंदा। अगर वो यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेता है, हेलो जी सर आ रही है, तो उसने उसको भी, अब हो सकता है वो सिर्फ विजिट पे आया हो स्पेसिफाइड टाइम के लिए, अगर डबल टैक्सेशन ट्रीटी में कोई छूट ना हुई तो उसने तो उसको भी रगड़ा हुआ है इसके अंदर। जी सर ऐसे ही। वो अलग बात है कि अभी तक पर्सनल जो रेंट्स हैं उसमें एज सच अभी इतना लीगल एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है ना।
लेकिन इसको पढ़ के तो बड़ा क्लियरली नजर आता है कि उसको कर लेना चाहिए। जी सर, उसकी एक वजह है ना, अगर देखें क्रॉस चेक और टैक्सेस सिस्टम में से निकाल दें, एक बात हो रही है, तो फिर एफबीआर को या टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि एक बंदा रेंट दे रहा है और एक रिसीव कर रहा है? तो फिर तो कैश में दे, कैश में ले, घर जाए अपने। समझ आती बात? जी सर। तो उनको इस एम्बिट के अंदर लाने के लिए, अब प्रॉपर्टियों पे देखे ना, अब सेल परचेज पे अब लगा हुआ है ना टैक्स। जी सर, लगा हुआ। क्यों लगाया उन्होंने? पर्पस तो सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है, उनको नेट के अंदर लाना है ताकि पता लगे कि ट्रांजैक्शन हो रही हैं। जी सर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होती है। हाँ जी, असल में बात ये है ताकि जो भी चीज हो थ्रू डॉक्यूमेंटेशन क्यों, टैक्स बनता है या नहीं बनता वो अपनी जगह पे है, कम है या ज्यादा है वो अपनी जगह पे है, लेकिन एटलीस्ट उनको सिस्टम में नजर आए कि यार ये बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है। देखे ना, इस तरह अगर हर चीज हम दूसरों पे छोड़ दें, एक बात है, आप टैक्स डिपार्टमेंट की मजबूरी भी समझे ना, अगर सारा कुछ लोगों पे छोड़ दें तो फिर आपको पता है फिर दुनिया में क्या होगा, हर बंदा अपनी मर्जी करेगा। अच्छा, एक बंदा कहेगा मैंने कोई टैक्स नहीं देना, दूसरा कहेगा मैंने आधा देना है, तीसरा कहेगा मैंने पूरा देना है, तो ये तो तीनों कैटेगरी एग्जिस्ट करेंगी, क्या नहीं करेंगी? जी सर, बस इतनी सी बात है। और कोई सवाल तो नहीं आपका? जी सर था, लेकिन इससे डिफरेंट है थोड़ा। अभी तो विद होल्डिंग से कनेक्टेड है? नहीं सर। वो फिर एंड पे रख लो। ठीक है सर, एंड पे रख। अगर करना है तो आप कर लो, अगर 2 मिनट का है तो कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, वो एक है इसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जी, उसकी यानी कि स्पेसिफाइड रिटर्न जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल है उसमें फाइल करता है, तो अगर इंडिविजुअल की अदर इनकम्स भी हैं एसएमई के अलावा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है या अदर यानी कि शेयर फ्रॉम अदर ओपी भी आ रहा है उसका, एग्रीकल्चर इनकम भी है, बट मसला ये है कि उस रिटर्न के अंदर ना कुछ टैक्स मौजूद नहीं है, और लेकिन अदर इनकम को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ना उसमें वहां पे उन्होंने जगह ही नहीं रखी जी। तो अब क्या किया जाए इसका? देखिए बात यह है कि आप ऐसे करें कि आप ना, मुझे क्यों लगता है कि आप किसी फर्म में काम करते हैं या काम वो कर रहे हैं अपने हाथों से, आपको करना पड़ रहा है, ऐसे ही है? जी सर, ऐसे ही है। क्योंकि ये तो सिर्फ उसी को हो सकता है जिसने ये रिटर्न फाइल की हो, उसी को प्रॉब्लम है, अदरवाइज दूसरे को तो पता ही नहीं होता। जी सर, ऐसे ही है। ऐसा नहीं है सर, मैं काम चले वो आपने खुद ही बता दिया ना, सही हो गया। मुझे लगा ऐसे कि आप किसी फर्म में, क्योंकि हमें भी यही प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती हैं। इशू ये है कि अगर आपको ये है तो फिर आप एक लेटर बना के ना, तो आपको अलग से रख लेना चाहिए। वैसे तो मुझे पता यही चला कि उसके साथ अटैचमेंट भी कोई नहीं है, तो अटैचमेंट ही नहीं। हाँ जी, अटैच वो हमने चेक कर लिया, अटैचमेंट का वो नहीं है इसके साथ। आप अपनी ना एक वर्किंग बना के रख ले अपने पास, ठीक है? तो अगर आपका विद दी रिटर्न कोई टैक्स बनता है, यानी फर्ज करें और कोई इनकम है जिस पे टैक्स बनता है, क्योंकि रिटर्न तो एक ही जानी है ना, जी सर, 2 तो जानी नहीं, तो उसका विद दी रिटर्न टैक्स आप ना जमा करा दें, जी सर, ताकि कल को अगर वो ये पूछें कि भाई आपने ये जो ड्यू लायबिलिटी अपनी डिस्चार्ज नहीं की या ये इनकम शो नहीं की, तो आप कहेंगे जी आपके सिस्टम में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि इसके साथ हम कोई चीज़ अटैच कर सकें या अदर इनकम को रिपोर्ट कर सकें। जी सर। इसलिए हमने अपनी ड्यू लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है, और उसका जो भी अगर बनता है तो जमा करा दे, नहीं बनता तो कैलकुलेशन करके अपने पास रख ले। अब बात समझते हैं? जी सर। अच्छा, ये लेटर कमिश्नर को लिखना है, कंसर्न कमिश्नर को? ये भी लिखने की जरूरत शायद ना पड़े, आप रख लें अपने पास बना के, ठीक है, ताकि लायबिलिटी आप अपनी डिस्चार्ज कर देना। सर हमारा तो रिफंड ही आता है असल में, वो जो आईआरएस रिफंड है वो ज्यादा निकालता है, एक्चुअल हमारा काम है। तो ठीक है ना, जब कल को आपका ऑडिट होगा या अमेंडमेंट या कुछ होगी, क्योंकि अब रिटर्न तो नहीं ना जा सकती। अगर आप फर्ज करें लेटर मार्क कर भी देते हैं, एक बात है, तो सिस्टम तो फिर भी वही दिखा रहा है, वही दिखाएगा। तो आप अपनी वर्किंग, इसलिए कह रहे हो ना, आप अपनी वर्किंग बना के रख ले, वर्किंग बना के रख लो ना यार, ताकि आपको पता हो कि इसमें जो हमने अकाउंट्स के अंदर या अपनी जो कल को 122 होना है या ऑडिट होना है 214C में या अदरवाइज 122 में या 121 लगना है या 221 है, जो कुछ भी होना है, ठीक है,
बेस्ट जजमेंट है, वट एवर जो भी उन्होंने करना है। तो आपके पास वो कल को ये ना कहें जी आपने तो अपनी ड्यू लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की, ठीक है, तो वो बनाने की कोशिश करें। तो आपके पास ऑलरेडी उसका प्रूव होना चाहिए कि जनाब ये हमने कोई कंसील नहीं की, इस जगह नहीं थी, इसलिए हमने ये टैक्स इसका करके तो हमने एडजस्ट करके अपने पास रखा हुआ है। ठीक है सर जी, और कोई क्वेश्चन है जी? आगे चलें? जी सर चलें, आगे चलें, वैसे तो 8 मिनट रह गए हैं अभी। हाँ, इसका मैं ना आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, आप लोगों को दोबारा लिंक मैं भेजता हूँ जी, उसमें ज्वाइन कर लें ताकि फिर वो एक ही दफ़ा फिर क्लोज हो जाएगा। तो चले, अभी आ रहा है, मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ, तो आपको लिंक भेज रहा हूँ मैं। हाँ जी मिर्ज़ा साहब, वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, कोई और सवाल है या आगे चले जी? जी सर आगे चले। चले जी।
ये मैंने एक और शीट बनाई हुई है जी, इसको भी देखें आप। ये 6 पॉइंट्स हैं डिफरेंट। ग्रॉसिंग अप के बारे में काफ़ी चीज़ें मार्केट में जो इसकी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप किसी को टैक्स फ्री सैलरी देंगे, यानी उसका टैक्स आप खुद जमा कराएंगे, तो उसको आपने उसकी इनकम में ऐड कर देना है। 12 सबसेक्शन 3 है। नंबर 2, अगर आप किसी को सेल टैक्स चार्ज करके अमाउंट की पेमेंट कर रहे हैं, तो इंक्लूडिंग सेल टैक्स अमाउंट होएगी। और अगर नेट अमाउंट होगी तो ज़ाहिर बात है फिर आप ऐड करके तो फिर उसके पेमेंट जो है आप करेंगे। ग्रॉसिंग अप इफ टू बी बोर्न बाय पेयर, फिर वो ये कहते हैं जी टैक्स जो है वो बंदा पे करे जो पेमेंट कर रहा है, जबकि उसकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप उसकी प्राइस में ऐड करके उसको तो फिर उसकी टैक्स की कटौती करवाएं। अगर शेयरिंग करनी है कि कुछ आपने देना है कुछ उसने देना है, अब ज़ाहिर बात है मेरी तो जो प्राइस होगी मैं तो उसी में से कटवाऊंगा। अब ऐड करके करना है या लेस करके करना है, ये आपका आपस का एग्रीमेंट होगा। लेकिन वो अपनी इनवाइस फिर पूरी अमाउंट की बनाए जिसके ऊपर फिर टैक्स जो है वो काटा जाएगा। जैसे प्रॉफिट ऑन डेट है, अगर आपका टैक्स कट के आया तो उसको वर्क बैक कर लें। डिविडेंड भी अगर आइए कट के आया तो उसको ग्रॉस अप अमाउंट पे आपने ऑफर करना है। तो ये ग्रॉस अप का अमाउंट का केस टू केस बेसिस पे आपको इसको देखना पड़ेगा। तो आपका ग्रॉसिंग अप से कनेक्टेड क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? या आगे चले? हेलो सर, आगे चले? हाँ जी चले, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा जी, इसका जो एरिया है कुछ कैश की लिमिटेशन है, उस पर थोड़ी सी बात करनी है। ये मैंने खुद ही से 4 केसेस इसके बनाए हैं। सैलरी में जैसे जो है आप एनुअल सैलरी 6,60,60,000 इसका जो बेसिक आप 6 लाख बेसिक सैलरी और 60,000 मेडिकल अलाउंस कर दें, तो ये आप उसको 6,60,000 तक जो ग्रॉस सैलरी होगी और टैक्सेबल 6 लाख 0% टैक्स होगा। गुड्स सर्विसेज के अंदर 75,000 गुड्स और सर्विसेज का 30,000 है। पेमेंट अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स है 50 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टी, और मूवेबल 10 लाख से ज़्यादा होगा तो 75 है, थ्रू क्रॉस चेक है। और अगर आप 21 सेक्शन में अगर आप एक्सपेंस मांग रहे हैं तो रेंटल एक्सपेंस आपका जो है, ठीक है, जो मंथली जो भी आप पेमेंट करेंगे, सिंगल हेड में 2.5 लाख रुपए एक्सपेंस जो भी पेमेंट करेंगे, और सैलरी के लिए 32,000 तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी क्रॉस चेक की और कैश पे लिमिटेशन है, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो अदर फिर पेमेंट ऑब्वियसली क्रॉस चेक में पेमेंट करना एक अलग चीज़ है और टैक्स ना काटना, ये दोनों लिमिटेशन अलग अलग हैं। और परचेज करते वक्त उसकी ऑब्वियसली जो लिमिटेशन है 75 की, वो अपनी जगह पे है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी डिफरेंट जो अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, जिसको आपको कैश पेमेंट करते वक्त या टैक्स काटते वक्त जिसको कंसिडर करना है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर, इसमें जो वर्ड यूज किया गया सिंगल हेड ऑफ अकाउंट, इसका क्या मतलब हम लेंगे? देखें, बात ये हो रही है कि जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ठीक है जी सर, जी सर। तो अब इसमें जो अगर आप 21 का एल है, अगर आप जाके पढ़ोगे तो उसमें कुछ एक्सक्लूजन भी दी हुई है उन्होंने, ठीक है। जी सर।
तो 2.5 लाख से ऊपर एक हेड में अगर आप पेमेंट करेंगे, मसलन मेरा टोटली जो आया है एक हेड का वो 2,30,000 रुपये है, ठीक है, तो फिर मैं कैश में कर सकता हूँ, ठीक है। अब इनमें से वो चीजें आपने निकाल देनी है जिन पे ये लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती, जैसे यूटिलिटी बिल्स हो गए, कैरिज हो गया, फ्रेट हो गया, गवर्नमेंट ड्यूज हो गए, फी फाइन्स हो गए, ठीक है, कैरिज हो गया, या जहां सिंगल ट्रांजेक्शन 25,000 से एक्सीड नहीं करती, जो पहले 10,000 होता था, तो वहां तक आप जो है कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके सिंगल ट्रांजैक्शन जहां 25 से एक्सीड नहीं करते, आप सारी 20-20 हज़ार की करते हैं, तो उस सूरत में फिर ये 2.5 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। तो एक्सक्लूजन्स को निकाल के अगर आप इसके अंदर आए और 2.5 लाख से ऊपर गए तो एक हेड में जो पेमेंट्स होगी क्रॉस चेक है, अदरवाइज वो आपको एज ए एक्सपेंस सेक्शन 21 में अलाउ नहीं होगा। बेसिकली बात ये हो रही है। जी सर, इसमें जो उन्होंने वर्ड यूज किया हेड ऑफ काउंट जी, इसका मतलब जो मतलब रिटर्न के अंदर जो उन्होंने हेड्स मेंशन किए हैं एक्सपेंसेस के जी, उनकी बात हो रही है जी बिल्कुल। या ये स्पेसिफिक पार्टी वाइज हम देखेंगे कि हम किस पार्टी को कितने यानी कि पेमेंट कर रहे हैं? नहीं इस तरह नहीं है। हेड मींस के वो फिर टोटल ही होगा ना, फिर पार्टी वाइज तो नहीं होगा ना। पहले आप दो चीजें मुख्तलिफ है ना। आपने एक्सक्लूजन्स को चेक करना है। जी सर। खैर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं अभी शेयरिंग कर सर उसमें इस तरह होता है ना कि वो सब लेजर्स भी ओपन किए हुए होते हैं। अभी दिखाता हूँ। एक हेड के अंदर सब हेड्स हैं। अभी आ जाता है, अभी आ जाता है। इस पे काफी ना पहले सवाल हो चुके हैं। जब मैं नया नया सीए था तो मैं भी काफी इस पे मैंने होमवर्क मुझे काफी करना पड़ा। फिर इसको ज़ाहिर बात है, फिर जब आप आगे जैसे जैसे चलते हैं मेहनत करेंगे तो फिर आपको चीज़ समझ आएगी ना। वो आप करते जाएंगे, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे ये देखें ना, ये है वो 21L। अब एक मिनट है ना, पढ़ो भाई इसको ताकि सब लोगों के लिए क्लियर हो जाए। Any expenditure for a transaction paid or payable under a single account head which is in aggregate exceeds 250,000 rupees made other than by a cross check drawn on a bank or by cross bank draft or cross bank order or any other cross banking instrument showing transfer of amount from the business bank account of the taxpayer. Provided that online transfer of payment from the business account of the payer to the business account of payee as well as payments through credit card shall be treated as transactions through the banking channel, subject to the condition that such transactions are verifiable from the bank statements of the respective payer and the payee. ठीक हो गया। Provided further that the clause shall not apply in the case of expenditure not exceeding 25,000 rupees. Expenditures on account of utility bills, freight charges, travel fare, postage, and payment of taxes, duties, fee, fines, or any other statutory obligation. Provided further also that this clause shall not apply to a company from the date clause LA has been made effective through the notification by the board. अब तीन उसने आपको इसके अंदर प्रोवाइजो उसने दी आपको, ठीक है। पहले तो उसने कहा जी आप 2,50,000 से ऊपर जाएंगे तो सारी पेमेंट जो होगी थ्रू क्रॉस पे ऑर्डर अकाउंट या उसके ऑनलाइन ट्रांसफ़र अगर करता है बिजनेस अकाउंट में से या क्रेडिट कार्ड जो उसका है उसमें से दूसरे के बिजनेस में आए तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक्सक्लूजन्स को निकाल के, तो पहले आपको एक्सक्लूजन निकालनी, क्या मेरी ट्रांजैक्शन 25,000 से ऊपर गई, क्या ये सारे जो उसने आपको 5 हेड बताए हैं इनको निकाल के LA आपका वो अभी आया नहीं है चूंकि एप्लीकेबल नहीं हुआ, उसकी डेट उन्होंने अभी तक दी नहीं है।
क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर अभी तक एग्री नहीं कर रहा कि सिर्फ ऑनलाइन जो पेमेंट्स हैं उसी को लिया जाए, स्वैपिंग जिसे स्वैप्स की ट्रांजैक्शन आप कह रहे हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है, अगर तो 2.5 लाख से ऊपर गया ही नहीं, वहीं फारग हो गया। अगर वो 2.5 से ऊपर गया तो फिर उसके हिस्से करने पड़ेंगे। इसमें जैसे यूटिलिटी बिल आप 4 करोड़ रुपए का पे कर देते हैं कैश में, तो कोई मसला नहीं है। आप एक्सक्लूजन में से जितनी अमाउंट है सारी निकाल दें, और जब निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसका टोटल आप चेक कर लें। अगर वो 2.5 लाख से ऊपर है, ठीक है, और पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक बैंक अकाउंट या ट्रांसफ़र ऑनलाइन नहीं आ रहा, तो उस सूरत में वो फिर जो एक्सपेंडिचर होगा वो आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब कोई सवाल है तो आप कर लो। जी सर, क्लियर है सर। हाँ, इसलिए थोड़ा सा इसलिए पढ़ाया जाता है आपको वापस, ताकि आपको आसानी पैदा हो। और किसी का कोई सवाल है या मैं आगे चलूं? हेलो सर, आगे चलिए आप प्लीज कहिए। हाँ जी, आगे चलते हैं। ये भी एक एरिया पूरा हो गया। मैंने उसके एरिया डिवाइड किए हुए ना, आप देख रहे हैं इस तरह अलग अलग किया हुआ है। अब ये भी एक एरिया है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये जब 10th शेड्यूल पे मैं नोट्स बना रहा था तो ये 4 क्वेश्चन बाहर आए थे कि पहला क्या कि रेट ऑफ डिडक्शन अंडर रूल 1 जो 10th शेड्यूल होगा उसमें जो डबल रेट कब होगा, ठीक है, फिर नोट और 10th से ज़्यादा कब होगा, डबल से कब होगा वो भी दिया हुआ है। फिर आपका जो डबल रेट है वो नॉन एप्लीकेबल कब होगा, यानी किन सिचुएशन में रेट डबल नहीं होगा। और कुछ एग्जम्पशन है नॉन रेजिडेंट्स को, जो 10th शेड्यूल या 100 BA सेक्शन के साथ हम मिला के पढ़ेंगे, तो उसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी थ्रू उन्होंने 2nd शेड्यूल पार्ट 4 के थ्रू दी हुई है। और आखिरी ये है इसका जो पार्ट है वो कि अगर आपका FTR के केस में टैक्स ज़्यादा कट जाता है तो उस सूरत में क्या वो मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, या कि वो पैसा उनका हो गया। ये 4 बेसिकली क्वेश्चन थे। तो ये आपके पास 3 चीज़ें दी हुई हैं। वैसे जो ATL में नहीं होंगे उनका 100% रेट इंक्रीज कर देगा, जो रेट्स मैंने आपको 153 में पढ़ाए या अदरवाइज आपको रेंटल में दिए। अगर गाड़ियों में होगा तो वो 200% से बढ़ जाएगा अगर नॉन ATL में बंदा हुआ, यानी लाख रुपए का टैक्स 3 लाख हो जाएगा। इंक्रीज्ड बाय है, ये भी इंक्रीज्ड बाय है, ये भी इंक्रीज बाय है। और 236K में ये इंक्रीज्ड बाय 250% है, यानी 3% का जो 250% आप ऐड करेंगे तो 7.5 आएगा, तो वो 10.5 पे चला जाएगा। यानी 100 से भी आप देख सकते हैं 250% है। यानी कह सकते हैं कि मिनिमम 100% इंक्रीज है और मैक्सिमम आपका 250% है, 200% भी अंदर है। फिर वो सेक्शन जिन पे ये अप्लाई नहीं होता, यानी जहाँ पे डबल रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो पहला सैलरी है, दूसरा नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट्स है 152 में, ये आप देख सकते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर 5वां आपका एक्सपोर्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर जो है अगर पैसे आएंगे तो उस पर नहीं डबल होगा, कैश विड्रॉल पे डबल नहीं होगा। ये गाड़ियों पे था रजिस्ट्रेशन का, वो टाइम गुजर गया उसका, ऑनवर्ड अब डबल होगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन के बिल्स हैं उसके ऊपर भी डबल नहीं होगा। तीसरा सवाल ये है कि जहाँ वो एग्जम्पशन मैंने आपको बताई, तो ये डिफरेंट क्लॉजेज हैं 111A, 111AB और 111AC। ये नॉन रेजिडेंट को जो डिविडेंड की पेमेंट है, ठीक है, और जो ऊपर 10th शेड्यूल जो BA ऊपर आपको दिया था मैंने, जो नॉन रेजिडेंट के ऊपर जो BA की जो प्रोविजंस हैं, वो अगर नॉन रेजिडेंट के ऊपर जो कि ओबियसली ये नाइकोप या CNIC या फॉरेन करेंसी अकाउंट जो वो मेंटेन करेंगे, या वैल्यू NRV जो आपको पता नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान रुपी वैल्यू अकाउंट है, ऑथराइज बैंक्स है, तो उस सूरत में डबल रेट नहीं आएगा। और तीसरे में अगर आप नॉन रेजिडेंट को ही पेमेंट करेंगे 236C और K जो है, यानी सेल और परचेज के ऊपर भी अगर वो ये इसमें आ जाते हैं तो उन पे ये अप्लाई, ये तीनों में ही नॉन रेजिडेंट है, इसमें रेजिडेंट कोई बंदा शामिल नहीं है, उनको छूट दी गई है स्पेसिफिक, ताकि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकें या बैंक अकाउंट जो भी है वो खोल सकें।
और डिविडेंड भी ले इन्वेस्टमेंट करके। तो और आखिरी है कि अगर आपका टैक्स कट गया है और आप नॉन ATL में है, FTR का केस है, अगर कट गया है किसी सूरत में, तो आप प्रोविजनल असेसमेंट के फाइनल होने से पहले अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो जो कटा होगा वो आप रिफंड इसमें अपना पैसा जो है वो रिटर्न के थ्रू वापस मांग सकते हैं। ये 4 सिचुएशन थी। आपका अगर कोई सवाल हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ कि 10th शेड्यूल में 100BA सेक्शन के साथ मिला के पढ़ेंगे, कब डबल होगा, कब डबल से ज़्यादा होगा, कब नहीं होगा, और कहीं पे जहाँ ये अप्लाई नहीं होता छूट गया है, और FTR के केसेस है। बेसिकली ये 4 चीज़ें इसके अंदर शेयर की। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, हेलो सर। ये जो ATL स्टेटस है या नॉन ATL स्टेटस, ये ऑन द डेट ऑफ पेमेंट देखा जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल और है या मैं आगे चलूं? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है या मैं आगे चलूं? जी जी सर, आगे चलें। आगे चलते हैं। अच्छा चले। और क्या जी, अब एरिया जो बनाया है इससे कनेक्टेड कोई सवाल तो नहीं? मैंने कहा उधर से ले जी, आगे चलते हैं। इसको मैं क्लोज करके, और मैंने बनाया हुआ है, इसके रेलिवेंट रूल्स भी हैं कुछ। ये कहाँ से आया? ये स्टेटमेंटें जो आपने फाइल करनी है 44 की, उसके तहत आपको पता है कि जो कुछ जगहों पे हाफ ईयर अभी चल रही हैं, जो पेंडिंग जिनकी पड़ी हुई हैं 30 जून और यानी 1 महीने के अंदर है, फिर दिसंबर वाली 31 जनवरी तक 1 महीने का टाइम उन्होंने दिया जहां ये एप्लीकेबल होगी। वरना ज़्यादा आपको पता है जो अभी जो एप्लीकेबल है वो क्वार्टरली बेस पे है। अगर कहीं हाफ ईयरली है तो वो लोग, क्योंकि सैलरी, रेंट, 153 ये सारे आपके क्वार्टरली बेस पे जा रहे हैं और एनुअल साथ। फिर आपने स्टेटमेंट के साथ जो है एविडेंस साथ लगाना है। 2 बातें हो गई। तीसरा रिकन्सिलेशन। अब आपको पता है स्टेटमेंट, अब आपको 44 की वो आपसे, अगर आपको याद हो तो नोटिस आ रहे हैं 44(4) के, तो रिकन्सिलेशन वो मांगते हैं कि जो अकाउंट्स के अंदर फिगर है और जो रिटर्न के अंदर फिगर्स हैं उनको आप टैली करके दें। फिर विद होल्डिंग जो एनुअल है वो 1 मंथ का टाइम है, आप उसको विद इन 1 मंथ, आपका जो भी ईयर एंड है 1 मंथ के अंदर आप अपनी जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट है उसको फाइल करें। अब फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न 73 है, जो ये कहता है कि आपको ई पोर्टल पे लाजमी फाइल करना है। अगर आप देखते हैं तो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स है, इनकम टैक्स रिटर्न है कंपनी के लिए, फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग विद होल्डिंग स्टेटमेंट, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न विद होल्डिंग स्टेटमेंट, AOP इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न विद होल्डिंग स्टेटमेंट। साल भी साथ दिया कब से शुरू हुआ है। और आखिरी है इसका कि आपने इंडिविजुअल जिसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज़्यादा या टर्नओवर 50 मिलियन से ज़्यादा होगी तो वही यानी इनकम टैक्स रिटर्न और विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है वो उसी की जो आपको है। मैं इसको और शॉर्ट कर देता हूँ, इसको IT रिटर्न कर देते हैं। 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही, जहां जहां जो वो बात करेगा हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो आप कर ले, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसकी एब्रीवेशन थोड़ा सा यूज कर रहा हूं। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? जी सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने अभी बताया था कि वो जिस तरह सेक्शन 21 में स्लैब्स हैं या लिमिट है कि इससे ऊपर आप जाएंगे तो बैंक चैनल होना चाहिए जी, उससे कम हो तो आप कैश में भी कर सकते हैं जी। तो इसी तरह ये जो अभी आपने बताया कि रूल 44 में
आपको पूछते हैं कि भाई आप एक रिकंसिलिएशन जमा करवाएं, तो इसका जो कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट भी गिवन है रूल्स में, ये फॉर्मेट है रूल 44 की रिकंसिलिएशन के लिए? देखिए असल में रिकंसिलिएशन होती क्या है वो देखें आप, अगर आप देखेंगे ना 44 के अंदर जब वो आपसे मांगते हैं ना, तो उसका एक फॉर्मेट आप खुद भी बना सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस है, आपने एक्सपेंस जो किया वो, ठीक है, लेस उसमें से जो पेमेंट की, और फिर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस। ये चार चीज़ें जो है ना आपकी, ये बेसिकली आपकी पूरी ओपनिंग में से टैली हो जाएगा। अगर आपका कोई रिसीवेबल पेएबल था ओपनिंग में आ जाएगा, ठीक हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्लोजिंग में से आ जाएगा, 2 हो गए। आपने जो पेमेंट की, जो खर्चा किया, वो आपका अकाउंट के साथ टैली हो जाएगा। जो एक्सपेंस आपने एक्सपेंस आउट किया, और जो पेमेंट की आपने उसके अगेंस्ट आपके CPR आगे होंगे, वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट के अंदर पेमेंट आ रही होगी जो आपने रिपोर्ट करनी होगी। ये चारों चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी अटैच हैं अकाउंट्स के साथ, ये आपकी टैली हो जाएगी। बेसिकली इसको ही रिकंसिलिएशन कहा जाता है कि चारों ओपनिंग, क्लोजिंग, फॉर द ईयर और पेमेंट, ये चार चीज़ें आप क्लियर करेंगे, आपका लेजर और सारी रिकंसिलिएशन आपकी ऑटोमेटिक जो है वो आप टैली करके उसको पकड़ाएंगे। और इसी तरह जो टैक्स का काटना है जो वो पेमेंट के वक्त, वो तो पेमेंट पे ही है। और सर ये जो साथ में जो बैलेंस शीट आइटम्स होंगे जी, मैंने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, मैं कोई बिजनेस मेरा फर्नीचर का है, सॉरी फर्नीचर मेरा कोई और है, लेकिन मैंने ऑफिस के लिए एसी लिया है, फर्नीचर लिया है, तो उस पर भी पेमेंट काटनी, उस पर भी टैक्स काटना है? वो असल में बेसिकली बात यह है कि एडिशन इन फिक्स एसेट है, या अगर आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो पेमेंट तो हो गई ना उसकी। ठीक है, तो अब वो एक्सपेंडिचर, ऑल्दो वो एक्सपेंडिचर तो नहीं है, सेक्शन वही लगेंगे। हाँ जी, सेक्शन तो 153 में वही है ना। अगर आप देखें ना, आप फिक्स एसेट खरीदें या आप करंट एसेट खरीदें, परचेजेस की या फिक्स एसेट खरीदा, तो विद होल्डिंग की प्रोविजन अगर जहाँ एग्जम्पशन पार्टी के पास हो, या पेमेंट ना हो, या अदरवाइज कमर्शियल इंपोर्टर से लिया हो, या कोई और रीज़न आपके पास हो, या बिलो टैक्सेबल लिमिट अमाउंट हो, या कहीं एग्जम्पशन क्लॉजेज में, रूल में या सेक्शन में दी हो, तो वो तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज जैसे गाड़ी आप नहीं खरीदते हैं तो कंपनी के पास अमूमन एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है, आप उसका विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटते अगर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं। मैं सर मसला तो मैं बाजार गया और बाजार से मैंने कुर्सियाँ खरीद के ले आया जी, तो अब वो तो टैक्स नहीं कटवाएगा मुझसे? नहीं, वो लॉ किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं चलता। लॉ ने तो जो बनाया हुआ है, अगर उसकी पेमेंट 75,000 से ऊपर है एक साल में, तो आप विद होल्डिंग एजेंट हैं, ये भी बात है साथ। अगर आप अपने जाती यूज के लिए ले आए हैं या विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, तो फिर तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है ना, बात समझ रहे? ठीक है। लेकिन अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं और अमाउंट भी जो है वो उससे ज्यादा है और उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं है, तो फिर लॉ आपको फिर स्पेयर नहीं करेगा, कहेगा भाई मुझे इसकी कंप्लायंस दे दो, वरना मैंने पैसे आपकी तरफ निकाल देने। और फिर एक और भी मसला है, फिर आगे वो ATL और नॉन ATL का भी झगड़ा है। अगर उस पर फर्ज करें उसकी सप्लाई पे नॉर्मल जो रेट है 5.5 है, तो नॉन ATL में जाने की वजह से वो 11 हो जाएगा। जी ऐसा ही है। तो सर इसमें ये जो 75,000 आपने बताई है, ये किसके हवाले से, सप्लाईज के हवाले से या सर्विसेज के हवाले से? नहीं, सर्विसेज का तो 30,000 है। और इसमें एक्सक्लूजन का भी है सर कोई? हाँ जी, ओबियसली एक्सक्लूजन अपनी जगह पे है। अगर कोई कमर्शियल इंपोर्टर से आप लेंगे, वो साबित कर देता है मैंने इंपोर्ट करके बेची है, तो उस सूरत में फिर विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। अगर आप पेमेंट ही नहीं करते, या आपने बिलो टैक्सेबल लिमिट है, या पार्टी के पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है, या आपकी अमाउंट सी थोड़ी थोड़ी, आपने हर डिफरेंट, आपने फर्ज करें 10 दुकानदारों से आपने 70,000 की चीज़ें ली हैं, ठीक है, और रसीदें बता रही हैं कि किसी की भी पेमेंट 75,000 से ऊपर नहीं गई, तो फिर सारे ही बिलो टैक्सेबल लिमिट हो गए।
ठीक है, उस सूरत में हेड वाइज नहीं देखना, हेड वाइज नहीं, हेड वाइज नहीं, पार्टी वाइज होगा। हेड वाइज है 2.5 लाख के लिए। जब आपने विद होल्डिंग करना है तो फिर आपको पार्टी वाइज करना है ना, क्योंकि हर एक का अलग अलग स्टेटस होगा, तो दोनों क्लॉजेज भी वैसे अलग अलग है। ठीक है वैसे तो सर ये जो इसका कोई स्पेसिफिक ये जो आपने एक्सक्लूजन्स बताई हैं, इसका कोई स्पेसिफिक एसआरओ है या ये सेक्शन में लिखी हुई है? नहीं, कुछ अभी जो मैंने अभी मटेरियल आपको दिया, आपने ज्वाइन शायद लेट किया, इसमें कुछ सेक्शंस के अंदर है, कुछ सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 में है, ठीक है, और कुछ ऑब्वियसली जो अभी तो वैसे ज़्यादा जो है वो या तो पार्ट 4 में है, सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 में, या फिर दूसरी आपकी जो सेकंड जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उसके अंदर उन्होंने दिया होता है। ज़्यादातर इसी में आपको मिलता है, या कुछ थोड़ी बहुत कुछ नोटिफिकेशंस के अंदर भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस पर टैक्स नहीं काटना आपने। ठीक है। और सर ये जो ऑडिट में वो सैलरीज या किसी चीज़ के मतलब एक फ्लैट रेट लगा देते हैं, नहीं वो तो उसकी परमिशन नहीं है, वो तो जस्ट आपको बताने के लिए, टेक्निकली स्पीकिंग तो वो उसको फ्लैट रेट लग भी नहीं ना सकता। आपकी अगर सैलरी ही सारी 6 लाख से नीचे है, ठीक है, टैक्सेबल एनुअल सैलरी, तो फिर तो वो बिलो टैक्सेबल लिमिट हो गया ना। अब आप अपनी सैलरी शीट्स देंगे तो आप लिख देंगे आगे की रीज़न आपने जो पेमेंट की है वो ये डेजिग्नेशन है, ये नाम है, ये अमाउंट है, ये टैली होगी अमाउंट, और इस पर टैक्स बनता ही नहीं है, तो हम क्यों काटेंगे टैक्स। एक बंदे की अगर इनकम ही 6 लाख से कम है, 50,000 से कम पर मंथ उसकी सैलरी, या साल का आप टैक्सेबल सैलरी अमाउंट निकालेंगे, अगर अमाउंट ही कम है तो फिर आप क्यों उसका टैक्स काटोगे भाई। उस बंदे को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं आप। ठीक है, लॉ की कंप्लायंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां लॉ एप्लीकेबल होगा तभी कर। अब यूटिलिटी बिल पे आप क्यों नहीं टैक्स काटते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई कंपनीज एग्जेम्प्ट हैं, उसको 45AA जो है क्लॉज आपका एक छूट देता है। जिसकी बिलो टैक्सेबल लिमिट पेमेंट है, या जिसको पेमेंट ही नहीं हुई, या जिसके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है, वहाँ टैक्स क्यों नहीं काटते आप। तो भाई उस पर अप्लाई नहीं होता, उस बेचारे को किस जुर्म की सजा आप दे रहे हैं। अब लॉ की एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जहां होगा वहां अप्लाई करेंगे ना, जहां नहीं होता तो फिर आपको रीजन बतानी पड़ेगी, वरना वो सारे पे कह देगा जी हमें तो यही लगता है कि आपने सब पे काटना था। तो सर आपने इस तरह कहा इम्पोर्टर का नहीं काटना, तो वो क्या नहीं, वो कमर्शियल इंपोर्टर अगर आपको सप्लाई करेगा और टैक्स जमा करा देगा और उसी में से सप्लाई करेगा और अंडरटेकिंग देगा और आप वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ भाई इसने दिया हुआ है, और ये माल देखे ना, एक बंदा लोकल खरीद के आपको दे दे और कहे मैंने इंपोर्ट किया, तो आपको कैसे पता लगेगा। ऐसा ही है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे कि आपने बहुत है या उसे जीडीस भी लेनी है। जीडी देखें, अगर अब कुछ ना कुछ तो मुझे देगा ना कि जिससे साबित होता हो कि चीज इसने इंपोर्ट करके, ठीक है, मुझे दी है। अब मुझे साबित करना पड़ेगा कि ये वाकई कमर्शियल इंपोर्ट हुआ था, ये वही वाला ही है, इसकी टाइप, डेट और अमाउंट जो भी है, अमाउंट तो अपनी जगह पे है, इसकी डिस्क्रिप्शन, और ये वही चीज मैंने उससे खरीदी है जो उसने इंपोर्ट की थी। जी ठीक है। तो सर ये जो 1-2 सालों से आ गया 161 सबसेक्शन 3 आ गया, जो कि 122(5)(a) की तरह हम दोबारा उसको ऑर्डर कर जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, अरेनियस और प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ऐसे ही है। तो इसमें इसको रीओपन करने के लिए हमारे एक आदमी ने ऑडिट करवाया और 15 दिन के बाद उसने ये नोटिस दे दिया एडिशनल। एक तो ये बात ठीक है कि एडिशनल दे सकता है या कमिश्नर ही सिर्फ दे सकता है? नहीं, एडिशनल का ही है ना, क्योंकि 122(5)(a) के बराबर आया ना, तो वो फिर उसको रीओपन करने के लिए वो जो पावर 122(5)(a) में ऑडिट के ऊपर है, वही 161(2)(05) के ऊपर भी आ गई है। बेसिकली बात ये हो रही है। तो उसमें सर ये जो इन्होंने लिखा है कि वो पहले इंक्वायरी करेगा या उसको देखेगा, तो वो जो इंक्वायरी करनी है वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी वो अपनी देखेंगे ना, अपनी फाइल चेक, वो फाइल चेक करेंगे ना कि भाई इसके अंदर जो चीजें लगी हुई हैं, अगर इफ दैट विल सर्व द पर्पस ऑफ विथहोल्डिंग टैक्सेस, तो फिर वो आपको बुला के क्या करेगा, कुछ भी नहीं, उसका कोई फायदा ही नहीं होना। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शॉर्ट हैं, ये चीज़ें पूरी नहीं है, या लिख दिया खाली कि बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो इस तरह तो नहीं ना जान छूटेगी फिर। ये अब उसने अपनी जजमेंट यूज़ करनी है, बेस्ट जजमेंट अपनी यूज़ करके,
जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को थ्रैश करके फिर वो देखेगा कि यार मुझे को हासिल वसूल भी होना है, या कि अगर पहले ही कंप्लायंस सही हो गई है। देखें 122(5) है, क्या हर केस में लग जाता है? बिल्कुल वही प्रिंसिपल है, वो उसी को देखते हुए उसको चीज़ों को वो वेट कर रहे होंगे। जी जी, किसी और का कोई सवाल हो? ये आपका सर ये जो जी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस की जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है वो तो डिपार्टमेंट की है ना, तो वो एक नहीं, क्या कहा अभी आपने, वर्ड क्या यूज किया है? कलेक्शन की, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस की जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है वो तो एफबीआर की है। तो आप जमा कराएंगे तो तब है ना, कलेक्शन तो उन्होंने करनी आपके जमा, आपको ठीक है, लेकिन हम अपनी इनकम के ऊपर तो टैक्स जमा करवा देते हैं। नहीं, दो, लेकिन अगर हम आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं ना आप। एक तो आपने अपना जमा कराना है, एक दूसरों का भी बर्डन आपके ऊपर ही है, वो भी आपने जमा कराना है। जी सर, वो तो आप देखना लोग तो करवा रहे होते हैं, तो लेकिन फिर उनको फिर 44 आ जाता है, 161 आता है, फिर ये अपना रिकॉर्ड लेके आ जाए आप, ठीक है। तो इसमें क्या ये डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस ठीक है कि वो विदाउट यानी कि एनी इंक्वायरी या वो इस तरह नोटिस कर देता है? तो वो इंक्वायरी उसको आपको बताना जरूरी है क्या? वो आपको बताएगा कि मैंने इंक्वायरी क्या की थी और मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला? उनके पास ये पावर है कि वो आपके कोर्ट्स की जजमेंट्स के मुताबिक आपसे रिकंसिलिएशन पहले मांगे। अगर आप रिकंसिलिएशन में क्लियर कर देते हैं तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो फिर ऑब्वियसली फिर उसके बाद 161 का नोटिस आता है आपको। जी सर, ऐसे ही है, उसमें ये होता है ना कि 44 आया हमने उसमें लेट्स सपोज उसमें काफी पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए। हाँ तो ठीक है, कोई मसला देखिए वो क्या करते हैं, वो जब 161 करते हैं ना, तो वो जो पॉइंट हमने ऑलरेडी क्लियर किए होते हैं, जिनका रिकॉर्ड जमा करवाया होता है, वो उनके ऊपर भी टैक्स लगा देते हैं। जी, मसला ये है कि डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस ये है। पहले सुन लेना, लगा नहीं देते, वो प्रपोज करते हैं। इसको लगाना नहीं कहते, इसको प्रपोज कहते। ठीक है, उसका काम है, उनका काम है। अगर आप टैक्सेशन ऑफिसर हो, आपकी चॉइस है ना कि अगर आपको लगता है कि पहले वाले पॉइंट्स इसके क्लियर है तो उसको निकाल दें 161 में, और अगर आपको लगता है कि यार इसमें मुझे ज़रूरत है, ठीक है, तो बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स आप पूछ लें। देखें, एक ही चीज़ बार बार करने से कोई हासिल वसूल तो होना कुछ नहीं है। अगर चीज़ बोल रही है और क्लियर है कि भाई ये टैक्स जमा हुआ है या एप्लीकेबल नहीं था, या जहाँ एप्लीकेबल था काटा हुआ है, या जो भी पार्सल मिक्सअप होके जो कुछ आया वो वेरीफाइबल है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो फिर तो उस पर बहस करना बनता ही नहीं ना। फिर तो आप अपना भी जान माल वक्त ज़ाया करेंगे, अगले का भी करेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ कंप्लायंस नहीं हो रही, जहाँ जवाब नहीं आ रहा, या जवाब आया वो ड्यूली सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो फिर तो उनका राइट है ना कि वो आपसे सवाल करें। और अगर आपको टैक्स लग भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, आप अपील में जाके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। सर ये जो रूल 44 का नोटिस है ये लाजमी है? जी, कोर्ट्स की जजमेंट सब आई है ना कि पहले रिकंसिलिएशन मांगे, देखे ना, सीधा ही उसको 161 में ना डाल दें। अगर नहीं फिर सर 161 सबसेक्शन 3 में भी रिकंसिलिएशन रूल 44 लाजमी है? नहीं, रीओपनिंग में तो आपको रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है ना। फिर तो आपको डिफॉल्ट आपका तो वो कह रहे हैं जी कि ये बन रहा है आपका। अब अगर वो मांगना चाहे, उनको लगता है कि मुझे जरूरत है, तो वो आपसे चीजें मांग सकते हैं ना। हाँ, देखिए सर, वो जो 161 सबसेक्शन 3 है उसमें तो उस ऑफिसर का भी डिफॉल्ट है ना। अगर उसने नहीं कोई चीज मुझसे मांगी या उसने उसको रिकॉर्ड में नहीं लाया, मैंने तो दी थी फाइलें और मैं अपनी फाइलें फिर वापस ले आया सारी। हाँ तो ठीक है ना। अगर देखें, दो चीजें हैं ना। अब या तो आप अपील में जाएंगे, और अगर आप अपील में चले गए और वो पॉइंट वहाँ पेंडिंग है या चल रहा है, तो उसको तो रीओपनिंग होनी नहीं ना, उसको तो हो नहीं सकती। वो तो सिर्फ उसी को करेंगे जिसमें आप अपील में नहीं गए, और आपके अगेंस्ट या फेवर जो भी फैसला हुआ है उसको देखते हुए, अगर तो अगेंस्ट है तो और मजीद कोई और अगेंस्ट नहीं बनता तो वो चुप कर जाएंगे। अगर आपका फैसला आपकी फेवर में गया है, लेकिन उसको ये लगता है कि ये टैक्स जो है ना पूरा जमा नहीं हुआ, या एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट नहीं है, या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं पूरा है, तो फिर वो ओबियसली उसने अपनी ड्यू जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्चार्ज तो करना है ना। सर ये 161 का टाइम लिमिटेशन क्या है?
उसी तरह ही जिस तरह आपका दूसरा है जो आपका 174 में, उसी तरह ही बराबर कर दिया ना उन्होंने। पहले अनलिमिटेड था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक, ठीक है। फिर अल्टीमेटली जो हेल्ड हुआ, फिर जब पहले सूरत हाल डिफरेंट थी, उसके बाद फिर इन्होंने उसको बराबर कर दिया कि अब 6 साल से पीछे जो है वो नहीं जा सकते। जिस तरह एक 174 में एक प्रिंसिपल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसी तरह इसके ऊपर भी वही है। और 161 जो है वो नॉन फाइलर पर नहीं लग सकता, इसमें नहीं लग सकता, या जिसके पास एटीएन नहीं है उसको तो नहीं जा सकता ना। नहीं देखें, बात ये अगर वो समझते हैं कि एक बंदा विद होल्डिंग एजेंट है और वो अपनी कंप्लायंस नहीं कर रहा, तो आपका क्या ख्याल है कि आप कमिश्नर घर बैठा रहे, आपका इंतजार करता रहे? कानूनी लोग तो इस तरह नहीं ना आपका वेट करेंगे, वो कहेंगे भाई जवाब दे दें आप, नहीं तो फिर हम एक्स पार्टी कर देंगे, बेस्ट जजमेंट जो फिर हमें समझ आएगा उसके मुताबिक हम आपकी तरफ टैक्स बना देंगे बेस्ड ऑन एविडेंस अवेलेबल। बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि एक बंदा को दो देखे ना, कैटेगरी 2-3 तरह की है। पहला, एक बंदा 100% कंप्लायंस करता है, एक बंदा आधी कंप्लायंस करता है, एक बंदा कंप्लायंस करता ही नहीं है। एक बात है ना, उसको नोटिस मिला या नहीं मिला, ये बाकी चीजें उन्होंने एक प्रोसीजर अडॉप्ट करके मौका दिया कि भाई आके बात कर लो। अब अगर कोई आता ही नहीं है या जवाब सफिशिएंट नहीं है, तो उनके पास राइट है कि भाई उसको टैक्स लगाएं, वो फिर उन्होंने कलेक्शन करनी है ना। अगर आप कहेंगे जी जब तक वो नहीं आएगा तब तक फैसला नहीं होगा, तो वो तो सारी जिंदगी फिर बैठे ही रहेंगे, फैसला ना फिर वो कर पाए। इसी तरह टैक्स जी विदहोल्डिंग की जो आपकी स्लाइड्स है काटने से वही ईमेल कर दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगी। अगर कोई सवाल है तो कर ले, वरना क्लोज करने से पहले अगर कोई, ताकि मैं चीज़ यहाँ तक वाली क्लियर कर दूँ। जी किसी और का कोई सवाल है तो कर ले, क्योंकि फिर नमाज का आगे टाइम है और फिर मैं चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा। जी एनी क्वेश्चन? इसकी एक्सटेंशन मिल जाएगी आराम से, आप अप्लाई कर दें 15 दिन के लिए 119 सेक्शन में। ठीक है, ताकि 20,000 रुपया एटीएल का देना पड़ेगा। हाँ जी, वो फिर आपको पता है, वो फिर अपनी जगह पे है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि अगर वो एक्सटेंशन ग्रांट करते हैं, सिस्टम अटैच है, तो फिर तो आपको वो नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो ना अटैच हुआ तो शायद 20,000 फिर भी जमा कराना पड़ जाए। ये भी एक चेक करना पड़ेगा। कभी कभी वो अटैच होता है, कभी कभी अटैच नहीं होता, तो एटीएल का स्टेटस फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अगर आप विद इन टाइम अलाउड के अंदर रिटर्न फाइल कर देते हैं तो। जी ठीक है सर। चले, और किसी का कोई सवाल है जी तो कर ले, वरना मैं इसको क्लोज करूं। ठीक है सर। जी हाँ जी, वो मैं अभी आपको ना आपके व्हाट्सएप के अंदर ना इसको शेयर कर देता हूँ। चले ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी, चले थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।